हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यू हिंदी अकेडमी में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम लोगों ने जल्दी ही में सीटेट का पेपर दिया और हम लोगों के वीडियोज में से कई सारे क्वेश्चन जो कि होते हैं फंसे हुए हैं सीटेट के पेपर में। तो अभी आगामी पेपर हमारा टीटी आने वाला है, इसी से रिलेटेड हम लोग बाल विकास का प्रीवियस ईयर पेपर 2018 सॉल्व करने वाले हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस स्तर की है और पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे हमें अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर करना किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम पेपर करते हैं बाल विकास का प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, पहला केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, और चौथा ऑप्शन क्या है, बहुभाषी और प्रतिभाशील छात्र। तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन ने देखा समावेशी कक्षा, जैसे हम लोगों की नज़र समावेशी कक्षा में पड़ती है, वैसे दिमाग में हमारे आना चाहिए कि समावेशी कक्षा वह होती है जिसमें चाहे मंदबुद्धि छात्र हों या प्रतिभाशाली छात्र हों, प्रगतिशील छात्र हों, सृजनात्मक छात्र हों, सभी एक साथ में बैठकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, यह मतलब अलगाव को हटाता है, सभी कुछ को एक दूसरे से मिलाकर जोड़ने पर बल देता है समावेशी कक्षा। इसमें कहा गया चाहे दिव्यांगजन हो समावेशी कक्षा में, चाहे जो दृष्टिबाधित हो या मतलब आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए, ठीक है, और जो उनको सुनने में दिक्कत होती है आंशिक रूप से उनके लिए भी समावेशी कक्षा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें केवल विशिष्ट छात्र तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी छात्र एक साथ पढ़ते हैं, चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य हो। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों कट गए। ठीक है, बहुभाषी हो या प्रतिभाशील हो या मंदबुद्धि हो, जो भी छात्र हो सब हमारे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा चौथा नंबर ऑप्शन कट हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास, सामान्य और विशिष्ट छात्र। तो याद रखिएगा, सामान्य छात्र या विशिष्ट छात्र हो सभी एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। क्योंकि समावेशी कक्षा में याद रखिएगा कि सभी छात्र हमारे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, चाहे वो मंदबुद्धि हो, दिव्यांगजन हो, या जिनको बहुत सारे अपसारी चिंतन जो कर सकते हो, मतलब सृजनात्मक बालक हो, या जिनकी बुद्धिलब्धि थोड़ी कम है, वो भी साथ बैठकर सभी लोग बैठकर पढ़ते हैं। तो वो क्या होती है, समावेशी कक्षा हमारी होती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया हमारे, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ये जो क्वेश्चन सब हो रहे हैं इनके अनुसार आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा, आइए देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्वेश्चन क्या है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो हम लोग समावेशीकरण पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, अलगाव की भावना को दूर करता है यह। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मंदबुद्धि बालक, दिव्यांगजन बालक सभी एक साथ पढ़ते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे समावेशीकरण से आए थे। समावेशी जो शिक्षा होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, टीटी हो गया, सीटेट हो गया या सुपरटेट हो गया, एक आधा क्वेश्चन, या टीटी में तो 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, और सुपरटेट में भी एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनी रहती है इससे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, इसमें लिखा है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी ना होना, दूसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरा है अलगाव, चौथा है संवेदनशीलता। तो देखिए आप लोगों को कॉमन सेंस की बात है कि जब तक मतलब जो बच्चा है उसके अधिगम में अभिभावकों की भागीदारी नहीं होगी, अभिभावक ध्यान नहीं देंगे कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, हमारा कैसे पढ़ रहा है, उसकी शिक्षा किस स्तर तक पहुंच गई है और कितना उसको अभी बाकी है पढ़ना लिखना। ठीक है, अगर अभिभावक अपने बच्चों के मतलब शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व उन्होंने नहीं संभाला, तो अब बच्चों की शिक्षा हमेशा अधूरी रहती है। ठीक है, बच्चों का ज्ञान संपूर्ण और अच्छे तरीके से उसकी शिक्षा नहीं हो पाती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन कट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और समावेशी शिक्षा से हमारा अर्थ क्या निकलता है, अलगाव की भावना को दूर करता है। ठीक है, यह दिव्यांगजन या सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र में अंतर को हटाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये थर्ड ऑप्शन अलगाव वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अलगाव हो गया, चाहे हमारे अभिभावकों की भागीदारी ना होना, या फिर ऑप्शन हो गया पहला हमारा क्षमता निर्माण का अभाव। ये सभी जो सभी तीनों हैं ये समावेशीकरण की मतलब सफलता में क्या है, बाधक हैं।
ठीक है। और संवेदनशीलता क्या है, बाधक नहीं है। यह बहुत आवश्यक पॉइंट होता है समावेशीकरण की शिक्षा के लिए, क्योंकि जब तक हम बच्चों की मतलब जो उनके पास सामने बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, उनके लिए हम उनके प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, उनकी जो सामने बाधाएं और उनके लिए संवेदनशील नहीं है, तो उनकी शिक्षा हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया हमारा, संवेदनशीलता, ठीक है। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, कोहलर से आया। और कोहलर को पॉइंट आते ही हमारे दिमाग में बात क्लिक होनी चाहिए कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो कोहलर ने हमारे कौन सा सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। मतलब बच्चों के सामने जब कोई समस्या आती है तो वो अपनी सूझ के माध्यम से चीज़ों को, समस्या को हल करता है, ठीक है। तो और इसमें ऑप्शन क्या दिया है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पक्ष से श्रेष्ठ है। बात तो सही है हमारी, ठीक। और स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा क्या है, संज्ञानात्मक प्रकार्य है। चौथा क्या है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रशिक्षण है। अगर ये क्वेश्चन ढंग से करने जाए आप लोग, मतलब पढ़ें इसको करें, तो बहुत से लोग इसमें पहला ऑप्शन लगाए होंगे कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की जो है पक्ष से श्रेष्ठ है। परंतु जो संज्ञानात्मक संकार्य है इसको ही हम अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, हमारा है संज्ञानात्मक संकार्य। इसको ही हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संकार्य, चाहे अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत कहते हैं या संज्ञानात्मक संकार्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है, जब बालक के सामने कोई समस्या आती है तो समस्या को समग्र रूप में देखता है तथा और उस समस्या का हल जो होता है अपनी क्या होता है, अपनी सूझ के सिद्धांत पर, अपने सूझ के आधार पर निकालता है, ठीक है। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संज्ञानात्मक संकार है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, तो पहले क्वेश्चन को जो होते हैं पिन पॉइंट उसको निकाला कीजिए। जो जैसे कोहलर यहाँ पर आया तो कोहलर के दिमाग से हमारे दिमाग में तुरंत बात क्लिक होनी चाहिए कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत हमारा दिया था, ठीक है। तो कोहलर ने यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत दिया था, और इसको हम संज्ञानात्मक संकार्य के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको सब चीज़ें पता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। इसी का दूसरा अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत का दूसरा नाम क्या था, संज्ञानात्मक संकार्य। कुछ लोग इस ऑप्शन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि संज्ञान की बात है और तो वह जीन प्याजे को सोच लेंगे, इसलिए इस ऑप्शन को कट कर देंगे एकदम से, जबकि यही ऑप्शन हमारा क्या था, सही था, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अपने क्या होता है चौथा क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। मतलब जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो उसको हम लोग सीखना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या है, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। दूसरा ऑप्शन क्या है, वाक्यों के निर्माण से। तीसरा क्या है, शब्दों के निर्माण से। चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाषा की हम लोग को जानते हैं, भाषा की बात की गई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर होती है, ये बात तो सबको पता होती है, ठीक है। अक्षर से फिर क्या बनते हैं, अक्षर को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और शब्दों को जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, भाषा का निर्माण होता है, ठीक है। तो सीधे वाक्य पर तो पहुंच नहीं जाते हैं कोई भी भाषा स्टार्ट करने में हम लोग, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया, ठीक है। जब तक अक्षर नहीं सीखेंगे तब तक हम शब्द नहीं बना सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट हो गया, ठीक है। और जिस प्रकार से हम लोग अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाते हैं तो उससे ही तो हम लोग भाषा सीखते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, चौथे का पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि हम लोग क्या सीखा कि अक्षरों को जोड़ जोड़ कर हम लोग शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बनाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे भाषा का निर्माण होता है। तो बात समझ में, भाषा किसी भी भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, मतलब संबंध से। साहचर्य का मतलब क्या होता है, संबंध से, ठीक है। अक्षरों और शब्दों के मध्य हम लोग क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं, किसी भी नई भाषा को सीखते हैं और नई भाषा सीखने में हमें काफ़ी मदद मिलती है, ठीक। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या हमारा, पहला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है,
पांचवा क्वेश्चन हमारा जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अधोलिखित में गणित संबंधी अक्षमता में कौन सा पद परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें, नीरसता संबंधी दोष। दूसरा ऑप्शन क्या है, पठन दोष। तीसरा क्या है, गणना दोष। चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। और इसमें बात क्या कर रहा है, गणित संबंधी। तो गणित संबंधी जो होती है क्षमता होती है वो होती है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिस्कैलकुलिया कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, गणना दोष। तो ये सीधा सा क्वेश्चन था और क्षमता से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आता ही हमारा है। ठीक है, और यह बहुत छोटा सा टॉपिक होता है और इसको पढ़ लिया तो तुम्हारा टीटी हो गया, सीटेट हो गया, इनमें से एक नंबर हमारा पक्का हो जाता है। तो ठीक है, तो गणित संबंधी दोष क्या होता है हमारा, डिस्कैलकुलिया कहते हैं इंग्लिश में, या तो गणना दोष कहते हैं। इसको अगर जो अक्षमता होती है उसको अगर हिंदी से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि मतलब वाक्य जो है स्पष्ट रूप से हमारे सामने लिखा होता है। तो ठीक है, इंग्लिश में क्या हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, और हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, गणना दोष। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, गणना दोष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, इसका हो गया हमारा ऑप्शन तीसरा नंबर सही है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो छठा क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ठीक है, तो और पहला ऑप्शन क्या है इसका, व्यवहारात्मक। दूसरा क्या है, दैहिक। तीसरा क्या है, संज्ञानात्मक। चौथा क्या है हमारा, संवेदी। ठीक है, संवेग होते क्या, पहले यह समझते हैं। जो हम लोग दैनिक जीवन में क्या होता है, जो हम लोग प्रेम, भय, क्रोध, करुणा, ये सब जो हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं, वे काम जो हमारे अंदर उत्तेजना से हो जाते हैं। ठीक है, उत्तेजना कारण जो कार्य होते हैं वही होते हैं हमारे संवेग होते हैं। ठीक है, तो इनका प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे दैहिक पर, दैहिक मतलब शारीरिक। ठीक है, जैसे हम गुस्से में लाल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, गुस्से में हम लोग लाल हो जाते हैं तो इसका शारीरिक प्रभाव हमारा पड़ता है। ठीक है, और जिस प्रकार से कोई ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो उसके ओंठ फड़फड़ाने लगते हैं। ठीक है, उसके ओंठ हिलने लगते हैं। ठीक है, और क्या, तो ये सब क्या होता है हमारे शारीरिक तो होते हैं, तो दैहिक तो यहाँ पर नहीं हो सकता। और इसमें से दूसरा क्या होता है, व्यवहार में, जैसे हम लोग कभी कोई ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो हम लोग आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे के ऊपर चिल्ला देते हैं, ठीक, जोर जोर से अपनी बातें कहने लगते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगता है। संवेग का व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, इसलिए क्या होता है हमारा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यह संवेग का तत्व है। ठीक, तीसरा क्या हमारा, संज्ञानात्मक। बुद्धि पर भी संवेग का प्रॉपर तरीके से असर पड़ता है, क्योंकि जब ज़्यादा गुस्सा हो या ज़्यादा हम लोग खुश होते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा सा कार्य करना कम कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, तो इसका बुद्धि पर भी हमारा असर पड़ता है। कहते हैं ना, गुस्से में कोई भी डिसीजन हमारा नहीं लेना चाहिए। तो गुस्से में क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कार्य जो हमारा उत्तेजना में होता है। उत्तेजना कैसे होती है हमारी, तो उत्तेजना क्या होता है, संवेग के कारण होती है। ठीक है, तो कितने प्रकार के संवेग है, 14 प्रकार के संवेग हैं, मैकडोनल ने बताया था, मैकडूगल ने। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो संज्ञानात्मक व्यवहार में बुद्धि में परिवर्तन होने लगता है। ठीक, तो ये भी क्या होता है हमारे, ये भी पॉइंट नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट हमारा सही होगा इसका, कि इसका संवेग से कोई लेना देना हमारा नहीं है। ठीक है, व्यवहार में हमारे परिवर्तन दिखने लगेगा संवेग के माध्यम से, शरीर पर परिवर्तन दिखने लगेगा, हमारी बुद्धि पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, तभी कहते हैं ज़्यादा गुस्से ज़्यादा प्रेम में कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, ना कोई वादा या प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं संज्ञानात्मक में बुद्धि पर भी इसका असर संवेग में पड़ता है। उम्मीद है लोगों को ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि संवेग का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, हमारे व्यवहार में भी इसका असर दिखाई पड़ता है, और हमारी बुद्धि पर भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वां क्वेश्चन हमारा है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुबोध और ज्ञान। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अनुबोध और ज्ञान। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या दिया, ज्ञान, अनुबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, तो जो होता है संज्ञानात्मक का सही क्रम क्या होता है, आइए जानते हैं संज्ञानात्मक का सही क्रम क्या होता है। तो पहला क्रम होता है इसमें ज्ञान। ठीक है, पहले हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, या किसी के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें उसके बाद क्या होता है, ज्ञान की समझ आती है उससे। ठीक है, पहले ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर ज्ञान की समझ आई हमें। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, अनुबोध कहते हैं।
और तब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें ज्ञान की समझ हो गई, उसके बाद क्या करते हैं हम उसी ज्ञान को प्रयोग कर सकते हैं किसी चीज में। ठीक है, तो ज्ञान अनुबोध के बाद क्या आता है? प्रयोग आता है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग। अब हमें ज्ञान भी प्राप्त हो गया, अनुबोध हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको चीजों में मतलब प्रयोग भी करने लग गए। उसके बाद क्या होता है? जैसे हम किसी चीज में तुलना करने लगे और उसमें जानने परखने लगे, उसका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद अनुप्रयोग के बाद, तो अनुप्रयोग के बाद क्या आता है? हमारा विश्लेषण आता है, और विश्लेषण के बाद आता है हमारा संश्लेषण। क्या आता है? संश्लेषण। ठीक, और लास्ट में जब सब कुछ हो गया उसके बाद हम लोगों ने कितना किया, ठीक है, उसका मूल्यांकन होता है। हम लोगों को कितना आया, कितना हमने प्रयोग किया और कितने हमारे अंदर समझ, इन सबका बाद में लास्ट में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो यह हमारा क्या हो गया? संज्ञानात्मक का सही क्रम। सही क्रम क्या हो गया? पहले क्या होता है? ज्ञान होता है, हमें चीज़ों की ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद हमें उसकी समझ आती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? हम उस ज्ञान का अनुप्रयोग कहीं ना कहीं करने लगते हैं। ठीक, फिर उसके बाद उसमें विश्लेषण, तुलना आ जाती है, समझ करना आ जाता है, उसको मतलब क्लियरिफाई करना हमें आ जाता है, फिर संश्लेषण करना हमें आता है। तब उसके तत्पश्चात सभी चरणों के बाद क्या होता है? हम लोग मूल्यांकन कर पाते हैं। तो संज्ञानात्मक का सही क्रम क्या है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, ये बात समझ आई। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा मतलब कौन सा क्वेश्चन? 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा शिक्षण सबसे बेस्ट होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है इसमें क्या है? स्वेच्छाचारी। और दूसरा ऑप्शन क्या है? जनतांत्रिक। तीसरा है क्या है? सहानुभूतिपूर्ण। चौथा क्या है? वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो सबसे पहले हमें जैसे ही क्वेश्चन आया था हमारे सामने, हमारे दिमाग में बातें क्लिक होनी चाहिए कि अच्छे शिक्षण की विशेषता होती क्या है। होती क्या है कि मतलब अच्छे मतलब प्रॉपर टाइम में वांछनीय सूचनाएं दी जाएं अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को। ठीक है, दूसरा क्लास का प्रजातांत्रिक माहौल हो, बच्चा अपनी बात कह सके, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बिना भय के। तीसरा क्या हो? बच्चे की समस्याओं के प्रति अध्यापक का हो उसको संवेदनशील हो, सहानुभूति हो उसके अंदर। ठीक है, परंतु क्लास में हमेशा टीचर क्या होता है? स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। टीचर के हिसाब से सभी कार्य संपन्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब टीचर जैसा चाहे, शिक्षक केंद्रित जो एजुकेशन थी वो नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि स्वेच्छाचारी हमारे आंसर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं, आइए। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है पियाजे की अवस्था से, जो हम लोग वीडियोज में पढ़ चुके हैं। पियाजे की अवस्थाएं कितनी होती है सबका हम लोगों ने विधिवत रूप से अध्ययन किया है। तो वही क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? 4 से 7 वर्ष। दूसरा ऑप्शन क्या है? जन्म से 2 वर्ष। तीसरा ऑप्शन क्या है? 2 से 7 वर्ष। चौथा ऑप्शन क्या है? 5 से 8 वर्ष। ठीक, तो इसमें हम लोग कहते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? दूसरी होती है। पियाजे की कितनी संक्रियात्मक अवस्था होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है इंद्रिय जनित। ठीक है, इसकी एज क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, हम लोग ये सब अध्ययन कर चुके हैं। इसमें क्या बच्चा क्या होता है? अपने इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है। ठीक है, उसके अंदर ज्यादा समझ नहीं होती है। दूसरी क्या होती है? प्राक संक्रियात्मक, जो इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसकी एज क्या होती है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, बात समझ में आई। और तीसरी क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज क्या होती है? 7 से 11 वर्ष। ठीक, उसके बाद होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? 11 से 15 वर्ष। ये सभी जीन प्याजे की अवस्थाएं होती हैं। इंद्रिय जनित में क्या होता है? जो सभी कार्य होता है बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से संपन्न करता है, ठीक है। और प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो क्वेश्चन पूछी जा रही है उसमें बच्चे में 2 विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। वह अहमवाद पाया जाता है, उस बच्चे के अंदर अहम की भावना होती है, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? जीववाद, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। जिसको भी देखना हो, समझना हो तो पिछले वीडियोज में जाके जीन प्याजे में पढ़ सकता है, ठीक है। तो प्राक संक्रियात्मक की अवस्था क्या होती है? 2 से 7 वर्ष, ठीक। और इसमें क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा क्या होता है? मूर्त चीजों के बारे में चिंतन करना चालू कर देता है, पलटावी का गुण आ जाता है, मतलब बच्चा गिनतियों को उल्टा भी पढ़ सकता है मूर्त संक्रियात्मक में। अमूर्त में बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, बच्चे की थोड़ा सा चिंतनात्मक विकास हो जाता है इसमें, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसमें क्या होता है? इसका उत्तर क्या होगा? प्राक संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष, ठीक। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब कोई छात्र पढ़ रहा है, ठीक है, उसको पीछे से किसी ने क्या हुआ? आवाज दी, तो उसमें किस प्रकार की संवेदना उत्पन्न होगी या किस, ये गलत हो गया क्वेश्चन, बोलने का तरीका गलत हो गया। तो आइए देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है, ठीक है, और उसको पीछे से किसी ने आवाज दी, ठीक, तो उसके अंदर किस प्रकार की संवेदना उत्पन्न होगी? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा दृष्टि संवेदना, दूसरा क्या है? स्पर्श संवेदना, तीसरा क्या है? ध्वनि संवेदना, चौथा क्या है? प्रत्यक्षण संवेदना, ठीक है। अगर कोई छात्र पढ़ रहा है और उसको पीछे से किसी ने, पढ़ रहे हैं हम समझ लें तो कोई भी कार्य कर रहा है, और उसको अगर पीछे से किसी ने बुलाया तो स्पष्ट सी बात है कि वह ध्वनि संवेदना होगी। तो इस उत्तर का, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लियर था। इसमें क्या होगा? ध्वनि संवेदना ही होगी। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे बैठ कर पढ़ रहे हैं, पीछे तो देख नहीं रहे किसने आवाज दी, तो हम लोग ध्वनि संवेदना समझ सकते हैं किसने आवाज दी। ध्वनि से ही समझते हैं कि किसने आवाज दी और किसने नहीं दिया, किसकी आवाज है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा तो है नहीं, तो दृष्टि संवेदना तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमारे सामने कोई चीज प्रत्यक्ष रूप में आए भी नहीं तो लास्ट वाला ऑप्शन भी हमारे सामने नहीं होगा। हम लोगों ने किसी चीज को छुआ नहीं क्योंकि जिसने हमको बुलाया उसको हमने टच तो किया नहीं, तो यह स्पर्श संवेदना भी स्पष्ट रूप से नहीं होगा, ठीक है। तो यह ध्वनि संवेदना ही होगा, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या होगा? ध्वनि संवेदना, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन, ऑप्शन से क्वेश्चन फंसते हैं हमारे, ठीक है। तो इनके बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वीडियोज में दिखाई गई चीज़ें, समझाई गई चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यू हिंद अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आइए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार।